गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की ऑनलाइन कक्षा में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज मेरा विषय है कक्षा 12 के व्यापारिक संगठन में विदेशी व्यापार के अंतर्गत ही जो विदेशी व्यापार टॉपिक चल रहा था, विदेशी व्यापार के अंतर्गत क्रय विक्रय की शर्तें। तो विदेशी व्यापार के बारे में मैं पहले भी वीडियो उपलब्ध करा चुका हूँ, उसके बाद मैंने विक्रय विवरण लिया था। आज मैं लौटकर फिर विदेशी व्यापार के टॉपिक पर आया हूँ। तो विदेशी व्यापार हम जानते ही हैं कि जब आयातक किसी देश से माल मंगाना चाहता है तो जो निर्यातक हैं, जो माल को बेचते हैं दूसरे देशों में, उनसे उस माल के संबंध में विभिन्न प्रकार की पूछताछ करता है। और जब उस पूछताछ से यानी जो उनके द्वारा बातें बताई गई हैं उनसे संतुष्ट हो जाता है तो उन्हें आदेश, विदेशी ऑर्डर या इंडेंट भेजता है। तो विदेशी ऑर्डर या इंडेंट भेजता है, ये दो चीज़ें मैंने क्यों बताई। सबसे पहले मैं विदेशी ऑर्डर पे आता हूँ। विदेशी ऑर्डर, विदेशी ऑर्डर का क्या मतलब है? जब आयातकर्ता यानी कि जो माल, जब वो माल मंगाने वाला व्यक्ति है, जो व्यापारी है, आयातकर्ता माल मंगाने का आदेश सीधे, ये आयात करता है, मान लीजिए ये है आयात करता, और ये माल मंगाने का क्या दे रहा है? आदेश दे रहा है। तो माल मंगाने का आदेश जब ये सीधे उत्पादक या जो निर्माता है, यानी कि आयातकर्ता जब माल मंगाने का आदेश सीधे उत्पादक या निर्माता को भेजता है तो यह क्या कहलाता है? विदेशी ऑर्डर कहलाता है। जो आयातक है, जो निर्यातक देश है, जब वो उसके बारे में पूछताछ करता है और जो उन बातों से संतुष्ट हो जाता है तो वो क्या करता है? उसका अगला स्टेप क्या होता है? वो ऑर्डर देता है। तो यदि ऑर्डर डायरेक्ट उत्पादक को या निर्माता को भेजा जाता है तो ये आदेश विदेशी ऑर्डर कहलाता है। इसमें आवश्यक दिशा निर्देश देने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है। उसके बाद इसी से रिलेटेड दूसरा इंडेंट। इंडेंट क्या होता है? इंडेंट में अब ये आयातकर्ता, जो कि आयात करता है, यदि माल मंगाने का आदेश उत्पादक या निर्माता को ना भेजकर, बात को समझिए, जब इंडेंट क्या होता है, यानी जब आयातकर्ता माल मंगाने का आदेश उत्पादक या आयातकर्ता उत्पादक या निर्माता को आदेश ना भेजकर निर्यात अभिकर्ता को भेजता है। निर्यात अभिकर्ता, देखिए इसमें आयातक उत्पादक या निर्माता को सीधा आदेश दे रहा है तो ये विदेशी ऑर्डर कहलाएगा। इसमें आयातकर्ता उत्पादक या निर्माता को आदेश ना भेजकर जब उसके निर्यात अभिकर्ता को आदेश भेजता है तो ये क्या कहलाता है? ये इंडेंट कहलाता है। ठीक है, ये इंडेंट कहलाता है। ये लिखित व मौखिक दोनों ही प्रकार से का हो सकता है और इसमें आवश्यक जो माल भेजने संबंधी है वो भी बातों का उल्लेख होता है। अब ये दो प्रकार का होता है। सबसे पहला खुला इंडेंट, खुला इंडेंट का क्या मतलब है? अब जब इस आयातकर्ता उसको माल भेज देता है, उसको माल का आदेश भेज देता है तो क्या करता है? अब उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो क्या करता है? माल को एकत्रित करता है, उसके आदेश के अनुसार को माल को एकत्रित करता है। यदि माल को एकत्रित करने में, माल को भेजने के संबंध में निर्यात अभिकर्ता को कुछ आदेश दे दिए जाते हैं, यानी उसके हाथ खुले छोड़ दिए जाते हैं, तो ये खुला इंडेंट कहलाता है। मतलब उससे कह दी भैया माल भेज दो, कैसे भेजें, कहाँ कैसा माल खरीदें, किस तरह खरीदें, ये सारी जिम्मेदारी किसकी होती है? निर्यात अभिकर्ता की होती है। यानी कि उसको माल के संबंध में आवश्यक निर्णय लेने का अधिकार दे दिया जाता है कि वो इसके संबंध में जो महत्वपूर्ण निर्णय है वो ले सकता है। ठीक है, तो ये कैसा, ये इंडेंट जो कहलाएगा ये खुला इंडेंट कहलाएगा। दूसरा है बंद इंडेंट।
बंद इंडेंट का मतलब है कि उसके हाथ बांध दिए गए हैं, वो अपनी मर्जी से कुछ काम नहीं करेगा। उसके हाथ खुले होते हैं तो व्यक्ति अब काम कर सकता है ना, और जब हाथ बंद होते हैं तो वो नहीं कर सकता। इसका भी मतलब यही है कि जब बंद इंडेंट होता है तो निर्यातकर्ता को माल के संबंध में सारे जो भी दिशा निर्देश हैं वो आयातकर्ता द्वारा ही दिए जाते हैं, वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं करता। जो भी दिशा निर्देश हैं यदि इंडेंट में उसका सारा उल्लेख इंडेंट में होता है तो निर्यात अभिकर्ता अपनी मर्जी से नहीं करेगा, जो भी उसे कार्य करने हैं वो आयातकर्ता के निर्देश के अनुसार ही करने हैं, अपने मन से उसे नहीं करने हैं। ठीक है, तो इंडेंट में किन किन बातों का उल्लेख होता है ये देखते हैं। अब इंडेंट में किन किन बातों का उल्लेख होता है। सबसे पहले माल का गुण, माल की क्वालिटी क्या होगी, माल की क्वालिटी यानी कि माल का गुण, माल का गुण, किस क्वालिटी का माल उसको करना है। माल का गुण के बाद दूसरा है माल की मात्रा। माल की मात्रा के संबंध में है। माल की मात्रा का मतलब है कि उसको कितना माल एकत्रित करना है या कितना माल भेजना है। तीसरा है पैकिंग और उस माल पर चिन्ह डालना। उसकी पैकिंग किस तरह की करनी है उस पर चिन्ह किस तरह का डालना है। चिन्ह डालने का मतलब, चिन्ह डालने से क्या आशय होता है, जब माल आता है तो माल जब डॉक पर यानी जहां बंदरगाह पर रख दिया जाता है तो चिन्ह की सहायता से उसको सरलता से पहचाना जा सकता है। चिन्ह की सहायता से इसलिए उस माल पर चिन्ह डालना भी पड़ता है। उसके बाद उसका मूल्य लगभग क्या होना चाहिए। मूल्य का मतलब है कि विभिन्न प्रकार के मूल्य का माल होता है, तो किस मूल्य का लगभग माल, किसके आसपास वो माल खरीदना चाहिए, ये आता है। आगे है जहाज का नाम और तथा समय, किस जहाज से भेजना है इसका भी उल्लेख करना है, किस जहाज पे से के द्वारा माल भेजना है, कब तक भेजना है, उसकी समय सीमा भी निर्धारित कर दी जाती है। और छठा है सामुद्रिक बीमा। सामुद्रिक बीमा, सामुद्रिक बीमा का मतलब है माल को जोखिम से बचाने के लिए, क्योंकि जब वो माल आता है तो जोखिम से बचाने के लिए माल का सामुद्रिक बीमा भी करा लिया जाता है। ठीक है, ताकि उसके जोखिम से बचा जा सके। उसके बाद 7वां भुगतान। भुगतान का मतलब है कि भुगतान कौन सी मुद्रा में होगा, आयातकर्ता के देश की मुद्रा में या निर्यातकर्ता के देश की मुद्रा में। इसका भी उल्लेख होता है कि भुगतान किस मुद्रा में किया जाएगा। यदि ऐसा अब मुद्रा में किया जाएगा तो उसकी विनिमय दर भी निर्धारित कर दी जाती है। और आखिरी है पंचवाक्य। पंचवाक्य का क्या मतलब है, ये कभी कभी बोर्ड में आ जाता है, इसलिए मैंने सोचा कि इसे मैं इंडेंट में इसकी मुख्य बातों के अंतर्गत पंचवाक्य भी मैं आपको समझाऊं। तो पंचवाक्य क्या है, यदि लेन देन में कुछ विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, यदि लेन देन में विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो कोर्ट की शरण में जाने से अच्छा, यानी कोर्ट में जाएंगे तो उसमें खर्चा भी अधिक होगा, फिर समय भी लगेगा, इसलिए कोर्ट की शरण में जाने की अच्छा उसका फैसला पंचायत द्वारा किया जाता है। पंचायत द्वारा किया जाता है और उसमें पंच कौन कौन होंगे उनका नाम का भी उल्लेख उसमें कर दिया जाता है। यदि किसी स्थिति में विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है किसी कारण से, तो उसका जो समाधान है वो पंचों के द्वारा किया जाता है और उनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य भी होता है, ऐसा उसमें भी लिख दिया जाता है। ठीक है, तो ये विदेशी ऑर्डर या इंडेंट के संबंध में था, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंडेंट किसे कहते हैं, विदेशी ऑर्डर किसे कहते हैं, इसमें कभी कभी अंतर भी आ जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, जी भाड़े का फिर संविदा। फिर संविदा मतलब
अनुबंध। जहाजी भाड़े का प्रसंविदा या अनुबंध क्या होता है? जिस तरह आपने देखा होगा एयरलाइंस जो होती है, पहले तो एक बात ये समझिए, जो आयात व्यापार या निर्यात व्यापार है उसमें माल को लाने और ले जाने के लिए मोस्टली समुद्री रास्ते का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जहाज़ बड़े होते हैं और अगर हम प्लेन से माल को मंगाएंगे ले जाएंगे तो उसकी लागत ज़्यादा आएगी। तो जहाज़ों का, पानी के जहाज़ों का प्रयोग किया जाता है। आयातकर्ता और निर्यातकर्ता दोनों ही जो है जहाज़ों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आपने देखा होगा एयरप्लेन में जो चलते हैं उसकी कई अलग अलग कंपनियां हैं, जैसे किंगफिशर है, जेट है और सहारा है। ठीक है, बहुत सारी अलग अलग कंपनियां हैं, तो वो हवाई जहाज़ की सेवाएं उपलब्ध कराती हैं। उसी तरह जो जहाज़ होते हैं पानी के, उनकी भी अलग अलग कंपनियां होती हैं जो जहाज़ी सेवाएं प्रदान करती हैं। तो जहाज़ी भाड़े का प्रसंविदा क्या है, अनुबंध क्या है? जब निर्यात अभिकर्ता और वो जो जहाज़ी कंपनी है माल ले जाने के संबंध में उन दोनों के बीच में जो अनुबंध होता है वो जहाज़ी भाड़े का प्रसंविदा या अनुबंध कहलाता है। ठीक है, उस जो अनुबंध होता है उसके पीछे सभी आवश्यक माल लाने की सारी आवश्यक और अनिवार्य शर्तें लिखी होती हैं कि जिस शर्तों पर माल को कंपनी ले जाना स्वीकार करती है। ठीक है, तो ये है जहाज़ी भाड़े का प्रसंविदा। अब ये 2 प्रकार का होता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैं अब लिखने वाला हूँ, ये बहुत आता है बोर्ड में। नौभाटक पत्र, या इसको बोलते हैं इंग्लिश में भी आ जाता है ये चार्टर पार्टी। आपको ये समझना ही पड़ेगा, ये 2 नंबर में कभी कभी आ जाता है, 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो नौभाटक पत्र या चार्टर पार्टी, जब निर्यात अभिकर्ता ये देखता है कि माल अधिक है, जो माल वो भेजना चाहता है वो माल अधिक है, तो वह या तो संपूर्ण जहाज को किराए पर ले लेता है, या जहाज के किसी एक हिस्से को किराए पर ले लेता है। तो इस दशा में निर्यात अभिकर्ता और जहाजी कंपनी के बीच जो अनुबंध होता है वो नौभाटक पत्र या चार्टर पार्टी कहलाता है। समझ में आई? जो जहाज है, यदि इससे क्या होता है, इससे व्यय में बचत होती है, खर्चों की इससे बचत होती है थोड़ी। ठीक है, जब निर्यात, ये उसी स्थिति में किया जाता है जब भेजे जाने वाला माल की मात्रा अधिक होती है, तो वो क्या करता है, वो या तो संपूर्ण जहाज को किराए पर ले लेता है या उस जहाज के किसी एक भाग को किराए पर ले लेता है। तो जहाजी कंपनी और निर्यात अभिकर्ता के बीच जो अनुबंध होता है वो चार्टर पार्टी या नौभाटक पत्र कहलाता है। ठीक है, दूसरा है जहाजी बिल्टी। जहाजी बिल्टी क्या है? जब भेजे जाने वाले माल की मात्रा कम होती है तो निर्यात अभिकर्ता उसी जहाज से अपने माल को भेजता है जिससे अन्य व्यापारियों के माल जा रहा है, यानी कि अन्य व्यापारियों का माल जिस जहाज से जा रहा है वो अपने माल को भी उसी जहाज से भेज देता है। तो माल को प्राप्त करने और माल को ले जाने के संबंध में जो जहाजी कंपनी और निर्यात अभिकर्ता के बीच अनुबंध होता है वो जहाजी बिल्टी कहलाता है। जहाजी बिल्टी के जो पीठ पर पीछे वो सभी आवश्यक शर्तें लिखी होती हैं जिस पर कोई भी जहाजी कंपनी उस माल को ले जाने के लिए तैयार होती है। ठीक है, उन शर्तों का पालन करना होता है, उन शर्तों को वो रख देती है कि भैया इन शर्तों के साथ आपका माल जाएगा। ठीक है, तो माल को प्राप्त करने और जो माल को ले जाने के संबंध में जो अनुबंध होता है, जो एक रसीद देती है जहाजी कंपनी, वो रसीद जहाजी बिल्टी कहलाती है। माल को प्राप्त करने और माल को ले जाने के संबंध में जो अनुबंध होगा वो
उस रसीद देती है, उस रसीद को जहाजी बिल्टी कहते हैं। इसकी 4 प्रतियां बनाई जाती हैं, ठीक है। तो ये था जहाजी भाड़े का प्रसंविदा। इसके अलावा एक अंतिम टॉपिक वो भी मैंने इसी के साथ लिया, क्योंकि वो भी या तो नौभाटक पत्र या वो टॉपिक, इन दोनों में इस जितनी भी चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं इसमें से आपको बोर्ड में 1-2 नंबर का क्वेश्चन 100% मिलेगा। आगे है लास्ट टॉपिक है ये आज का, कप्तान की रसीद। इसे मैट्स रिसीव भी बोलते हैं। कप्तान की रसीद, जब माल जहाज पर लद जाता है तो जहाज का कप्तान या उसका सहायक, जिसे मेट बोलते हैं, जब माल जहाज पर लद गया तो या तो जहाज का कप्तान या उसका सहायक उस माल को प्राप्त करने की जो रसीद देता है वो कप्तान की रसीद या मेट्स रिसीप्ट कहलाती है। समझ में आई? अब मान लो हम निर्यात अभिकर्ता क्या है, माल को ले गया और जहाज पर उसने लाद दिया। अब उस माल को लादने का कुछ तो प्रूफ लेगा, नहीं लेगा वो, ठीक है। तो उस जहाज का कप्तान या उसका सहायक उस माल को प्राप्त करने का, यानी माल के लद जाने का जो उसको प्रूफ देगा वो कप्तान की रसीद कहलाएगा, ठीक है। मोस्टली कप्तान की रसीद पैकिंग के संबंध में दी जाती है। तो ये कप्तान की रसीद 2 प्रकार की होती है। पहली एक तो होती है दूषित और दूसरी होती है स्वच्छ। स्वच्छ कप्तान की रसीद और दूषित कप्तान की रसीद और स्वच्छ कप्तान की रसीद। यदि माल की पैकिंग गलत है, वो रास्ते में उसके कटने फटने का डर है, तो कप्तान जो रसीद देगा वो रसीद दूषित रसीद कहलाएगी। यानी अगर पैकिंग उसकी लूज़ है या जिस हिसाब का माल है उस हिसाब की पैकिंग नहीं है, या उस पर माल के संबंध में आवश्यक सावधानियां नहीं लिखी गई हैं, जैसे मान लीजिए कांच का सामान है तो आपने देखा होगा लिखा होता है कार्टन पर कि कांच सावधान, कांच की शीशी है, संभाल कर उठाइए, इस तरह। या फ्रिज वगैरह होते हैं उसमें बैक फ्रंट इस तरह तीर लगे होते हैं कि ये हिस्सा ऊपर, वो सारी क्या है, वो पैकिंग के संबंध में निर्देश है। तो पैकिंग यदि दूषित है तो कप्तान जो रसीद देता है वो दूषित होती है, वो दूषित कप्तान की रसीद कहलाती है कि ये पैकिंग गलत है। अगर रास्ते में कोई पैकिंग के संबंध में लॉस होता है वो उसके जिम्मेदार आप हो गए। दूसरा है स्वच्छ कप्तान की रसीद। स्वच्छ रसीद का क्या मतलब है, यदि पैकिंग बहुत अच्छी है और उसके रास्ते में कोई नुकसान होने का भय नहीं है तो वो रसीद जो है स्वच्छ रसीद कहलाती है, ठीक है। तो आज मैं जो टॉपिक लाया था बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप देखेंगे बोर्ड के पिछले पेपर्स में भी इसमें से कुछ ना कुछ पूछा जाता है, चाहे वो जहाजी बिल्टी हो, चाहे वो नौभाटक पत्र हो या कप्तान की रसीद हो, या इनमें कभी कभी अंतर भी आ जाता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक था, इसको आपको पढ़ना ही है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, आगे फिर मिलेंगे इसी चैप्टर के किसी दूसरे टॉपिक के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।